एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे। हम सिर्फ उतने ही सिद्धांतों को पढ़ेंगे जो हमारे एजुकेशन रिलेटेड हैं, शिक्षा से संबंधित जितने भी हमारे अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, हम सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को डिटेल में करेंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि जो भी हमारे चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो हम सिद्धांत पढ़ने वाले हैं उनसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बता देती हूँ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान के पार्ट 4 में लिखे हुए हैं। पार्ट 3 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का जो पार्ट 3 है उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। लेकिन जो पार्ट 4 है उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है वो हमारी लिखी हुई हैं। जो जहां हमारे मौलिक अधिकारों का सवाल है, मौलिक अधिकार जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स वो हमारे देश के नागरिकों के लिए हैं, लेकिन जो डीपीएसपी है ये हमारी भारत सरकार के लिए है। इससे डीपीएसपी जो है, जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, ये हमारे सरकार को निर्देश देता है कि सरकार को अपने कार्यों को किस तरीके से और बेहतर करना है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो हमारे नागरिकों के अधिकार होते हैं, उनके ऊपर उनको हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो ये डीपीएसपी प्रिंसिपल्स हैं, ये जो है ये हमारी गवर्नमेंट के लिए है, हमारी सरकार के लिए है। ये डीपीएसपी का वर्णन क्यों किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? डीपीएसपी इसलिए ही लिखे गए, डीपीएसपी का वर्णन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन हमारे संविधान में इसीलिए ही किया गया जिससे कि हमारे समाज में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके, सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक स्थिति को निर्माण किया जा सके। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए ही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, अगर उनको हमसे कोई छीनता है या हमारा उन अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, बोल सकते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये जस्टिसिएबल नहीं होते हैं। इनके ऊपर कोई भी आप जाकर अगर इनका कोई हनन भी करता है, सरकार अगर इन सिद्धांतों का ध्यान नहीं रखती है तो इसको सरकार जो है वो जवाबदेही नहीं होती है। तो चलिए हम इसको डिटेल में समझते हैं। Part 4 of the Indian Constitution contains the directive principle of state policy in 16 articles from 36 to 51। 16 आर्टिकल्स हैं जो हमारे डीपीएसपी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिखे गए हैं, टोटल वो 16 आर्टिकल्स में लिखे गए हैं। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 36 से लेके 51 आर्टिकल्स जितने भी हैं सब में डीपीएसपी ही आर्टिकल्स जो हैं वो लाइन वाइज सारे लिखे हुए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 36 से लेके 51 में मेंशन किए गए हैं, उनमें वर्णन किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये इनका क्या ऑब्जेक्टिव क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने का? यही ऑब्जेक्टिव था कि ये इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को हमारे समाज में स्थापित कर पाए। डेमोक्रेसी क्या है? जो जहाँ पर एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिल पाए सभी को, सभी के डेवलपमेंट के लिए। तो ये वही है कि एक सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जो है वो सेटअप हो पाएगी हमारे समाज में अगर हम लोग डीपीएसपी का वर्णन जो है वो इसीलिए ही किया गया है, जिससे कि समाज में क्या हो पाए, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र जो है वो स्थापित किया जाए। जो हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं उन्होंने भी कहा, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर स्पेशली डिजाइन टू इस्टेब्लिश एंटायरली सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, कि जो हमारे डीपीएसपी जो डायरेक्टिव राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये इसीलिए ही निर्माण किए गए हैं, इसलिए ही इनका हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, जिससे कि हमारे समाज में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र स्थापित किया जा सके। अब हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल 37 की बात करेंगे कि आर्टिकल 37 क्या कहता है। जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये जस्टिसिएबल नहीं है, न्यायोचित नहीं है। अगर इनका हनन होता है तो हम किसी भी कोर्ट में जाकर नहीं बोल सकते कि इन अधिकारों का हनन हुआ है। सरकार
किसी भी बात के लिए जवाबदेही नहीं है। तो आर्टिकल 37 जो है वो भी यही कहता है कि इस भाग में जो भी प्रावधान निहित हैं उन प्रावधानों का सरकार जो है वो जवाबदेही नहीं है। द प्रोविजन कंटेन इन दिस पार्ट शैल नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। जितने भी प्रावधान लिखे गए हैं वो किसी भी कोर्ट में जाके एनफोर्सेबल नहीं है। एनफोर्सेबल मतलब फोर्सफुली ज़बरदस्ती नहीं सरकार के ऊपर ये थोपे गए हैं। ये हाँ बस सिद्धांत लिखे गए हैं जो सरकार को मानने हैं, लेकिन ज़बरदस्ती सरकार को नहीं कहा गया कि आपको इन सिद्धांतों को मानना ही है। सरकार जो है अगर कहीं ना कहीं इन सिद्धांतों का हनन होता है तो सरकार उसके प्रति जवाबदेही नहीं है। यही बोला गया है कि कोर्ट में हम नहीं जा सकते, बट द प्रिंसिपल्स देयर इन लेट डाउन आर नेवरदलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। लेकिन जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो ये सिद्धांत लिखे हुए हैं, ये अपने आप में ऐसा नहीं है कि लेस फंडामेंटल हैं, कि कम मौलिक हैं या इनका कोई अस्तित्व नहीं है। एंड इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉ। लेकिन ये हमारी सरकार की, हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जब भी वो कोई कानून बनाएगी तो वो इन सभी सिद्धांतों का ध्यान रखेगी। जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन हमारी सरकार को इन सभी कानूनों का ध्यान जो है वो रखना होगा। आर्टिकल 37 के अगर हम लोग देखें तो उन्होंने 3 पॉइंट्स में अपनी चीज़ें कही हैं। फर्स्ट, नॉट जस्टिसेबल, कि जो ये हमारे सिद्धांत हैं डीपीएसपी के, जितने भी हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये इसके प्रति सरकार जो है वो जवाबदेही नहीं है। इनको हम एनफोर्स नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती थोप नहीं सकते सरकार के ऊपर। इनकी कोई भी लीगल रेमेडीज नहीं है, कोई भी कानूनी उपाय नहीं है। The directive principle are not justiciable, they confer no legal rights, इनके ना ही तो कोई लीगल राइट्स हैं, एंड क्रिएट नो लीगल रेमेडीज, और ना ही कोई कानूनी उपाय हैं। सेकेंड बोलते हैं आर्टिकल 37 में बोला गया है कि जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं ये फंडामेंटल हैं, अपने आप में मौलिक हैं। कैसे? क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारी सरकार है, जो सरकार में जो हमारी बॉडीज है, कौन है हमारी सरकार? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीनों बॉडीज जो हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीनों जब भी काम करेंगी तब इन तीनों को अपना काम करते हुए इन सिद्धांतों का अपने ध्यान में रखना होगा। लेजिस्लेचर जब भी कोई लॉ इनेक्ट करेगा, लॉ बनाएगा, तब भी वो अब ध्यान रखेगा कि ये सिद्धांत जो हैं वो उनके लिए हैं। और एग्जीक्यूटिव जब कोई भी लॉ एग्जीक्यूट करेगा, कार्यपालिका जब कोई भी कानून को पालन करने के लिए कहेगी, इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी, या विधायिका जब कोई भी कानून बनाएगी, तब वो दोनों ही इन सिद्धांतों का पालन करेंगी। तो ये जो राइट्स हैं ये अपने आप में क्या है? फंडामेंटल है, मौलिक अधिकार हैं। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। दिस मीन्स दैट ऑल द एजेंसीज कौन है सारी? ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, all the agencies responsible for governing the country should be guided by this principle। सारी पूरी जो हमारी कंट्री है इसमें जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो सब अपना काम करते हुए इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेंगी। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंटेंडेड टू बी केप्ट इन माइंड बाय द लेजिस्लेचर इन एनेक्टिंग लॉ एंड बाय द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज इन एग्जीक्यूटिंग द लॉ। एग्जीक्यूटिव जब लॉ को एग्जीक्यूट करेगी और लेजिस्लेटिव जब लॉ को बनाएगी, विधायिका जब कानून बनाएगी और कार्यपालिका जब कानून को लागू करेगी, तब उन सब दोनों जो सभी एजेंसीज को ध्यान में रखना होगा इन सारे सिद्धांतों को। तो इस तरीके से ये सिद्धांत जो है वो अपने आप में क्या हो जाते हैं? फंडामेंटल हो जाते हैं, मौलिक हो जाते हैं। नेक्स्ट बात है एप्लीकेशन की, कि उन्होंने बात किया है इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज एंड पॉलिसीज। ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये हमारे राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इन जो सिद्धांत बने हैं उनके कानूनों को क्या करे? लागू करे। हमारे कानून और नीतियों को बनाने में, सिद्धांतों को लागू करने में किसका कर्तव्य होगा? राज्य का कर्तव्य होगा। These directive principles are mostly in the nature of moral precepts and economic maxims having low legal force। इनका कोई कानूनी बल नहीं है, लेकिन नैतिक उपदेशों और आर्थिक सिद्धांतों की प्रकृति में ये ज़्यादातर क्या है? निर्देशक सिद्धांत है।
All that the directive principle constitute is a very comprehensive political, social and economic program of a modern democratic state. हमारे आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में जो ये प्रिंसिपल्स हैं, जो ये सिद्धांत हैं, सारे क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल हैं, राजनीतिक हैं, सोशल हैं, सामाजिक हैं और इकोनॉमिक हैं, आर्थिक हैं. Indeed, they read like a political manifesto of sovereign, socialist, secular, democratic republic of India. दरअसल ये सब भारत के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के राजनीतिक घोषणा पत्र की तरह पढ़े जाते हैं. तो ये बताया है कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन मतलब जो अप्लाई करना है इन कानूनों को, ये किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इन सिद्धांतों को ध्यान में रखे. जब भी वो कोई राज्य की जिम्मेदारी है कि वो सरकार को भी ध्यान में दिलाए कि उन्हें ये सारे जो सिद्धांत हैं वो अपने ध्यान में रखने हैं. जब भी सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो वो इन सारे सिद्धांतों को अपने ध्यान में रखकर ही बनाएगी. तो ये आर्टिकल 37 में बताया गया है, एक तरह से इनकी इम्पोर्टेंस बताई है, महत्वता बताई गई है कि किस तरीके से ये इतने अपने आप में ही महत्वपूर्ण है. नॉट जस्टिफिएबल ज़रूर है, जवाबदेही कोई नहीं है, लेकिन अपने आप में ये फंडामेंटल है, मौलिक हैं, एप्लीकेबल हैं, इनको अप्लाई किया जाएगा इन सारे ही प्रिंसिपल्स को. अब हम लोग देखेंगे पर्पस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल. निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य में सबसे पहले यही बोला गया है कि फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स, ये क्या है, शासन में मौलिक है. जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि आर्टिकल 37 जो है वो ये कह रहा है कि नॉट जस्टिसेबल है, सरकार जो है जवाबदेही नहीं है, लेकिन सारी एजेंसीज, जब भी गवर्नमेंट एजेंसीज कोई भी अपना कानून बनाती है या कानून को लागू करती है तो वो इन सभी सिद्धांतों को अपने ध्यान में रखकर ही उन कानूनों को बनाएगी या कानूनों को लागू करेगी. सेकेंड, टू प्रोवाइड फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस. हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस, आर्थिक और सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए ही ये प्रिंसिपल्स जो हैं, ये सिद्धांत जो हैं, इनका निर्माण किया गया है. तो to provide for economic and social justice, an important objective of the directive principles is to provide economic and social justice to the citizens of India. जो ये प्रिंसिपल्स हैं ये क्या करते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत के नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक न्याय प्रदान करना है कि सबके लिए अधिकार बने, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले. यहाँ पे न्याय क्या है? न्याय, जस्टिस वही है ना. आर्थिक और सामाजिक न्याय क्या है? जिसमें समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को क्या मिले, जस्टिस मिल पाए, न्याय मिल पाए. अगर कोई हमारी समाज में अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी ग्रुप है, वीकर सेक्शन है, विमेन है, तो इन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले चीज़ों को करने के लिए. चाहे इनके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन ही गवर्नमेंट को क्यों ना बनाने पड़े, कुछ स्पेशल प्रावधान, विशेष प्रावधान ही सरकार को क्यों ना बनाना पड़े, लेकिन ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबको क्या दे, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी दे अपना डेवलपमेंट करने के लिए, अपना विकास करने के लिए, जिससे कि न्याय स्थापित हो पाएगा, सभी की नज़रों में जो है उनके लिए न्याय हो पाएगा. थर्ड है गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नमेंट. गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ये गवर्नमेंट के लिए, हमारी सरकार के लिए. अभी मैंने बताया जो हमारी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों जो हैं सारी गवर्नमेंट एजेंसीज जब भी कोई भी काम करेंगी तो ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारी सरकार को गाइड करेंगे, एक तरह से मार्गदर्शक करेंगे हमारी सरकार का. जब भी हमारी सरकार कोई कानून बनाएगी या कानून को लागू करेगी या कोई भी निर्णय लेगी, तब ये सारे सिद्धांत क्या करेंगे, हमारी सरकार का मार्गदर्शक करेंगे. नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी जो है वो ही हमें स्थापित करनी है. लोकतंत्र हमें स्थापित करना है. कैसा? जो सामाजिक और आर्थिक हो. सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र क्या है? जिसमें सभी को न्याय मिल पाए, सभी के लिए जस्टिस हो पाए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल पाए. तो इसीलिए जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, जो जिन्होंने भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने एक सोशल, एक सामाजिक और एक इकोनॉमी, एक आर्थिक डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए इन सिद्धांतों का वर्णन हमारे संविधान में किया गया है. अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 41 क्या कह रहा है. आर्टिकल 41 इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारा शिक्षा से संबंधित अधिकार है. आर्टिकल 41 में भी कहा गया है कहीं ना कहीं कि सरकार को जो भी हमारा
वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, वीकर सेक्शन, सिर्फ वीकर सेक्शन ही नहीं, वो लोग जो अनएम्प्लॉय हैं, ओल्ड एज हैं, या सिक हैं, बीमार हैं, या जिनको काम करने का राइट टू वर्क चाहिए, राइट टू एजुकेशन चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस चाहिए, उन सभी के लिए समान कानून बनाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। तो सरकार जो है वो इन सभी के ऊपर कानून बनाएगी। आर्टिकल 41 यही कहता है कि सरकार जो है वो हमारा इन सब के लिए कानून बनाएगी। Article 41 directs the state to make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and in other cases of underserved want. ये जो राज्य को निर्देश देता है, आर्टिकल 41 राज्य को, हमारी सरकार को निर्देश देता है कि वो काम जो शिक्षा, बेरोजगारी, वृद्ध अवस्था, बीमारी या कम सेवा वाले अन्य मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार हासिल करने के लिए प्रावधान करे, कि ये सरकार, हमारे राज्य की जिम्मेदारी है कि वो इन सभी से ऊपर उठने के लिए, जो अनएम्प्लॉय लोग हैं, ओल्ड एज हैं, इन सब के लिए क्या करे? स्पेशल प्रोविजंस करे, विशेष प्रावधान बनाए, जिससे कि समाज में इनको भी न्याय मिल पाए। This directive principle is based on widespread illiteracy, means it directs the state to make effective provisions for securing to the people the right to education. यह राज्य को लोगों को शिक्षा के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। ये कहता है कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इलिटरेसी है, साक्षरता दर जो है, निरक्षरता बोलते हैं, जो इलिटरेसी होते हैं उसे बोला जाता है निरक्षरता। तो जो ये निरक्षरता का दौर है, जो साक्षरता दर इतनी कम है, साक्षरता दर होता है लिटरेट पीपल, क्योंकि इतना इलिटरेसी है, साक्षरता दर बहुत कम है हमारे समाज में, इसीलिए सभी के शिक्षा के लिए, समान अवसर के लिए यह हमारी राज्य की जिम्मेदारी है कि वो सभी के लिए समान अधिकार बनाए। अब आर्टिकल 45 जो है वो किस पे बात कर रहा है? आर्टिकल 45 कहता है कि द स्टेट शैल एंडिव्योर टू प्रोवाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 14 years। कि ये हमारे राज्य की जिम्मेदारी है कि 14 साल के अंडर जितने भी बच्चे आते हैं उन सबको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाए। पहले आर्टिकल 41 में ये कहा गया कि ये सिद्धांत राज्य को आदेश देता है कि राज्य हमारी साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए शिक्षा से संबंधित विशेष प्रावधान करेगी। उसके बाद आर्टिकल 45 में कहा है कि जो राज्य है वो क्या करेगा, राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 14 साल के अंदर सभी बच्चों को 10 साल में, स्वतंत्रता के बाद हमारा क्या 1947 के बाद, 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए, ये हमारे संविधान में लिखा गया कि उसके 10 साल के भीतर आफ्टर 47 10 साल के भीतर राज्य की जिम्मेदारी है कि वो 14 साल के अंडर जितने भी बच्चे आते हैं उन सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। फंडामेंटल इन द गवर्नमेंट्स ऑफ द कंट्री and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। देश के शासन में ये मौलिक है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। सबको ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है एक स्टेट पॉलिसी का, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है कि राज्य को 10 साल के अंदर सभी के लिए, जो 14 साल से अंदर बच्चे हैं, 14 साल के अंदर जितने ही बच्चे आते हैं सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, प्रदान की जाए। नेक्स्ट अब इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर स्टेट, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ राज्य की जिम्मेदारी है, तो यहाँ स्टेट से मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट से नहीं है, इंडिविजुअल स्टेट से नहीं है, एक अलग से राज्य से नहीं है। यहाँ स्टेट को पूरी कंट्री से मेंशन किया गया है। जो भी इंडिया टेरिटरी के अंदर आते हैं वो सारा कंट्री, ठीक है, पूरा कंट्री को यहाँ पर स्टेट की टर्म दी गई है, स्टेट का नाम दिया गया है। यहाँ हम कंट्री की जगह राज्य की बात कर रहे हैं, हम लोग देश नहीं लिख रहे, राज्य लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ राज्य का मतलब है पूरा देश, पूरी कंट्री। आर्टिकल जो हमारा 12 है उसमें इंक्लूड भी किया गया है कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है, हमारा गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, हमारा गवर्नमेंट लेजिस्लेचर, सारे स्टेट्स के लोकल एंड अदर
जितने भी हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं हमारी इंडिया की टेरिटरी में आती हैं और या फिर हमारे गवर्नमेंट इंडिया के गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो सारा पार्ट सब कुछ क्या है, स्टेट, उसको सबको क्या नाम दिया गया, स्टेट का नाम दिया गया। यहाँ किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। पूरे देश को स्टेट जो है वो बार बार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट को मेंशन किया गया है, मतलब वो पूरे देश की बात कर रहा है। और ये पहले ही हमारे आर्टिकल 12 में बता दिया गया है कि यहाँ हम स्टेट मतलब पूरी कंट्री को लेकर चल रहे हैं। तो देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स किए हैं एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट लेवल्स पर, लेकिन फिर भी आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इलिटरेसी जो है वो डिमांड में है। तो आर्टिकल 45 जो है उसमें ये हम देख सकते हैं या लास्ट में कह सकते हैं, आर्टिकल 45 यही कह रहा है कि हमारी सरकार की इच्छा थी कि वो 10 साल के भीतर सभी 14 साल से अंदर जितने भी सभी बच्चे आते हैं उन सबको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। ये हमारे सरकार की, हमारे राज्य की इच्छा थी। अब हम लोग आर्टिकल 46 देखेंगे। हम लोगों ने आर्टिकल 41 देखा जहां बोला गया कि राज्य का काम है कि वो सभी के लिए विशेष प्रावधान करे, शिक्षा को एक महत्वपूर्ण अवसर दे, सबको समान बनाए कि सब जो है अपनी शिक्षा ले पाए। आर्टिकल 45 में बोला गया कि 10 साल के भीतर हमें 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देनी है। अब आर्टिकल 46 में किसकी बात की गई है, आर्टिकल 46 में बात कर रहे हैं वीकर सेक्शन के। जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन है ना, वीकर सेक्शन क्या होता है, जो थोड़ा से कमज़ोर वर्ग हैं हमारे समाज में, उनके हितों की बात कही गई है, उनके इंटरेस्ट की बात की गई है कि वीकर सेक्शंस के लिए भी हमारी राज्य की, हमारी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि हमारे कमज़ोर वर्ग जो हैं समाज में उनके लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएं, जिससे कि उन्हें भी अपने विकास का समान अवसर मिल पाए। यही बोला गया आर्टिकल 46 में। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोमोट the special care and the educational and economic interest of the weaker section of the people, कि जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं, शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष सावधानी से उनको बढ़ावा दिया जाए। The article desired the state to promote education and economic इंटरेस्ट ऑफ दिस scheduled कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। हमें अपनी स्केड्यूल जो हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके शैक्षिक, एजुकेशनल और इकोनॉमिक आर्थिक हितों का ध्यान रखना है। The state has also been directed to promote them from social injustice and all forms of exploitation। ये हमारे राज्य की जिम्मेदारी है कि उनका कोई भी एक्सप्लॉइटेशन, उनका शोषण ना हो, उनके साथ कोई भी सोशल इनजस्टिस, सामाजिक अन्याय ना हो। It is true that many steps have been taken to promote educational and economic interest of the weaker section of the Indian society। ये सच है कि हमारी भारत सरकार ने बहुत कार्य भी किया है कि जो इकोनॉमिक जो हमारा ये वीकर सेक्शन है, कमज़ोर वर्ग है, उनके हितों के लिए बहुत कार्य हमारी सरकार द्वारा किए गए हैं। बट दिस इज़ इक्वली ट्रू, बट ये भी सच है डेट अ लार्ज बल्क ऑफ द पीपल ऑफ दिस सेक्शन आर स्टिल बीइंग डिनाइड व्हाट दे डिजर्व बीइंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अपने आप को भारत का नागरिक नहीं मानता है, अपने आप को पिछड़ा हुआ मानता है। Still, social justice is denied to them and they are made to suffer inhuman treatment at the hands of the people so-called upper caste। कहीं ना कहीं अभी भी जो अपर कास्ट, उच्च जाति के लोग हैं, उनके हाथों के द्वारा इनका शोषण किया जा रहा है। तो very sincere efforts are required on the part of the governments and the people to protect the weaker section from social injustice and all forms of exploitation। कमज़ोर वर्ग को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाने के लिए सरकारों और लोगों की ओर से बहुत ही गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आर्टिकल 46 में वीकर सेक्शन की बात की जा रही है कि वीकर सेक्शन जो हमारा कमज़ोर वर्ग है उसको हमें क्या करना है, उभारना है, उनका विकास करना है। तो यहीं पे हमारी वीडियो जो है वो फिनिश होती है। यहाँ पे हमने जितने भी हमारे शिक्षा से संबंधित अधिकार थे, जो हमें डीपीएसपी हमारे सिलेबस में जितना भी था, वो सारे आर्टिकल्स हमने इसमें डिटेल में पढ़े हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस पूरा लाइव वीडियो भी इसके ऊपर आया हुआ है। उस लाइव वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।